अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोएम आफ्टर 10 ईयर्स जो लिखी है अब्दुर्रहमान अराही ने। आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सबसे पहले तो हम राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो ये पोएम है आफ्टर 10 ईयर्स इसकी समरी डिस्कस करेंगे। और समरी डिस्कस करने के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको समझने में। और लास्टली जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए इस पोएम में तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पोएम के नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आई शेयर। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ लेंगे। रहमान राही 6 मई 1925, श्रीनगर 9 जनवरी 2023 was a Kashmiri poet, translator and critic। जो रहमान राही थे 6 मई 1925 में इसकी बर्थ हुई थी श्रीनगर में, और 9 जनवरी 2023 में इसकी डेथ हुई थी। कश्मीर का एक मारूफ शायर था, वो ट्रांसलेटर था और क्रिटिक भी था। He was awarded the Indian Sahitya Academy Award in 1961 for his poetry collection Naurozi Sabha, the Padma Shri in 2000। तो उसे साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला 1961 में उसकी जो पोइट्री की कलेक्शन है नवरोज़ सबा उसके लिए, और साथ ही साथ उसे पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2000 में। He is the first Kashmiri writer to be awarded the Gyanpith, India's highest literary award, for his poetic collection Siyahrud Jairanams in 2007। तो कश्मीर का वो पहला राइटर था जिसे ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो अदब में दिया जाता है, तो वो उसे मिला। उसकी जो पोइट्री कलेक्शन है सियारूद जेरेनमस 2007 में। इसके कुछ फेमस वर्क्स की बात कर लेते हैं। सम फेमस वर्क्स ऑफ रहमान राही। सना वन साज जो पोइम्स का कलेक्शन है 1952 में आया था। सुखुक सुखुक सदा पोइम्स का कलेक्शन है। कलाम राही ये भी पोइम्स का कलेक्शन है। नवरोज़ सवा ये भी पोइम्स का कलेक्शन है। 1958 में कलेक्शन आया था। जो रहमान राही है इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए जो कि दिया था शबीर मागामी ने, तो जो कि पोएट है और टीचर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में। तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं रहमान राही के बारे में। ही वॉज पोएट ऑफ द पोएट्स। ही वॉज पोएट ऑफ द पोएट्स। तो वो शायरों का शायर था। अबाउट पोएम। The poem After 10 Years, Dahiwuhir, was published in the volume Siyahrud Jerenmas 1997। ये जो पोएम है आफ्टर 10 ईयर्स, तो चूँकि ये कश्मीर से ट्रांसलेट की गई है, कश्मीरी में इसका जो टाइटल है वो है दाहिवुहिर। तो ये पब्लिश हुई थी सियाहरूद जेरेनमस 1997 में। It's a three stanza poem of uneven length which does not follow any rhyme scheme। तो ये जो पोएम है इसमें 3 स्टेंजा है, और जो 3 स्टेंजा उनकी जो लेंथ है वो अनइवन है। मतलब कि एक स्टेंजा में 13 लाइन्स है, सेकंड स्टेंजा में 70 लाइन्स, और थर्ड स्टेंजा में अगेन 13 लाइन्स हैं। तो और इसकी कोई राइम स्कीम भी नहीं है। The poem was originally written in Kashmiri language and was translated into English by Dr. Mufti Mudassar, हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये जो पोएम है ये ओरिजिनली कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो जिसका टाइटल मैंने बताया कि दाहिवुहिर है। तो इसे ट्रांसलेट किया गया था फिर इंग्लिश में, और किसने किया था? डॉक्टर मुफ्ती मुदस्सर ने, जो कि प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। आफ्टर 10 ईयर्स समरी। आफ्टर 10 ईयर्स की जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं अब। The poem is about the poet's beloved who has made a promise to poet before 10 years। तो ये जो पोएम है ये पोइट की जो beloved है, पोएट की जो महबूबा है उसके बारे में है, जिसने पोएट के साथ एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था 10 साल पहले। But the poet's beloved has died and the promise between the two lovers is incomplete। But अभी क्या हुआ है कि जो पोएट की जो बिलाउड है, पोएट की जो महबूबा है वो मर चुकी है, और दोनों के बीच में जो वादा है वो अधूरा रह गया है। The poet has involuntarily come to the same river bank where the promise was kept between the two। तो ये जो पोएट है इनवॉलंटियरली, मतलब इसका कोई इंटेंशन नहीं था इस जगह पे आने का, बट इसके जो कदम है वो उसे ले गए उसी सेम रिवर बैंक पे, जहाँ पे उसी सेम जगह पे, तो जहाँ पे इन्होंने ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से। ठीक है। At that place everything is same
एज इट वॉज बिफोर 10 years। तो उस जगह पे ये जो रिवर बैंक है, रिवर बैंक को कश्मीरी में यारबल कहते हैं, तो उस जगह पे हर कोई चीज़ जो है वो सेम थी, जैसे 10 साल पहले थी, ठीक है। द ओनली थिंग विच हैज़ चेंज इज दैट अ पोइट्स ब्लाउड इज नॉट विद हर, नॉट विद हिम, सॉरी। तो अगर कोई चीज़ चेंज हुई है तो बस एक चीज़ की, जो पोइट की जो ब्लाउड है, पोइट की महबूबा जो है वो अब उसके साथ नहीं है। द पोइट लैमेंट्स ऑन हर डेथ एज ही इज सर्टन दैट शी वोंट कम बैक। तो ये जो पोइट है ये मातम मनाता है उसकी डेथ पे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी महबूबा जो है वो अब वापस नहीं आने वाली। द पोएम इज अ रेमिनिसेंस ऑफ द पोइट्स मीटिंग विद हिज ब्लाउड बाय द रिवर बैंक। तो ये जो पहले जो रेमिनिसेंस का मतलब होता है कि किसी कोई इंसिडेंट हुआ था इसकी लाइफ में, तो अभी वो उसके बारे में याद कर रहा है या उसके बारे में उसने लिखा है, ठीक है। तो रेमिनिसेंस वही होता है। द पोएम इज अ रेमिनिसेंस ऑफ द पोइट्स मीटिंग विद हिज ब्लाउड बाय द रिवर बैंक। तो ये जो पोएम है, मतलब इसमें ये जो पोएट है ये याद दिलाता है कि कैसे मेरी जो पोएट है उसके साथ मैं मिला था, या उसके साथ मैंने प्रॉमिस करे थे 10 साल पहले, तो उसी के बारे में है ये। In the first stanza of the poem, the setting of the poem is described, which is a river bank। तो जो ओपनिंग स्टेंजा है पोएम का, उसमें जो पोएम की सेटिंग है उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एक रिवर बैंक पे है। रिवर बैंक को मैंने बताया था कश्मीरी में से यारबल कहते हैं, आप समझ सकते हो कि जो दरिया का किनारा है, तो बिल्कुल वहाँ पे इसकी सेटिंग है। The poet unmindfully or involuntarily finds himself going towards the river bank। अनमाइंडफुली का मतलब होता है बेख्याली में, और इनवॉलंटियरली का मतलब है गैर इरादे से। तो जो पोइट है, या तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई इरादा नहीं था और बेख्याली में ये इस रिवर बैंक पे आ गया। The poet describes that everything was same after the 10 long years that have passed। तो जो पोएट है वो बताता है कि हर कोई चीज़ जो है वो सेम थी 10 साल गुजरने के बाद भी। द रिवलेट वॉज स्टिल दैट डीप। जो नदी थी, रिवलेट का मतलब होता है नदी, तो वो स्टिल उतनी डीप थी। The sounds created up by birds about the chinar tree still broke the silence like a fish jumping up from the quiet waters। तो जो चिनार ट्री पे जो बर्ड्स थे, जो जानवर थे, वो जो आवाज़ें निकाल रहे थे, उन आवाज़ों की वजह से जो खामोशी है, जो चुप्पी है, वो सेम वे में ख़त्म हो रही थी, जैसे एक शांत पानी में जो मछली है वो छलांग मारती है। और ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल सेम वे में हो रही थी। 10 साल पहले भी ये चीज़ें जो हैं वो मतलब ऐसे ही हो रही थी, और आज भी ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हो रही है। The scented breeze of acacia tree has still sharp smell mellowness in the same way as it used to be। तो acacia tree का मतलब होता है कश्मीरी में इसे किकरकुल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री है इससे आने वाली जो हल्की जो हवा थी वो बहुत प्लेजेंट थी, और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी, और वो बिल्कुल सेम वे में थी, मतलब उसकी स्मेल उतनी ही तेज़ थी जैसे 10 साल पहले थी। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग मीन्स इट इज़ प्योर एंड क्लियर। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग, ये पोएम के जो लाइन्स हैं, मतलब एक्चुअल लाइन्स है पोएम के। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग, यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले मतलब समझ लेते हैं। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग मतलब जो स्काई था वो बहुत प्योर था, साफ था, क्लियर था। एंड मून लाइक अ मर्मेड मीन्स इट्स ब्यूटिफुल। तो जो चांद था तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। The impact of the scenes was such that he is reminded of his beloved, and the beloved too appears to come to life again। तो ये जो सीन्स जब इसने देखे, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ कि इसे जो अपनी बिलाउड थी वो उसे याद आ गई। और वो इसलिए याद आई क्योंकि इसके साथ, इस जगह पे इसके साथ मतलब बहुत सारी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बिलाउड है वो उसे याद आ गई, ठीक है। और मतलब बिल्कुल ऐसे लगा कि वो फिर से ज़िंदा हो गई। ही कैन फील इट थ्रू हिज आई, थ्रू इट्स हार्ट एंड आइज़। तो वो इस चीज़ को फील कर सकता है, उसका जो हार्ट है उसके ज़रिए, और जो उसकी आंखें हैं उनके ज़रिए। हिज ब्लाउड before 10 years was adorned in youth, शी हैड कम फ्रॉम द सेम स्ट्रीट। तो जो उसकी ब्लाउड थी 10 साल पहले, मतलब वो बिल्कुल यूथ में थी, बिल्कुल जवानी में थी। शी हैड कम फ्रॉम द सेम स्ट्रीट, तो वो बिल्कुल उसी सेम गली से आ रही थी, ठीक है। या कह सकते हैं वो आई थी बिल्कुल इसी सेम स्ट्रीट से। बीटिंग द पॉट विद हर हैंड हैंड्स। तो जो उसके हाथ में जो मटका था तो उसको मारते हुए, और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी।
Her feet had touched the grass and the stairs had kissed and kept count of her steps. तो जो ग्रास था तो उसने टच किया होगा, उसके जो फीट हैं फ्लावरी फीट, तो उनने टच किया होगा जो ग्रास हैं उनको। एंड जब एक रिवर बैंक पे जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, और वो जो सीढ़ियाँ हैं उन्होंने इसके जो कदम हैं उनको चूमे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने इसने जितने भी कदम निकाले होंगे उनकी गिनती रखी होगी। इट वॉज एट द सेम प्लेस सेम टाइम व्हेन शी आंसर्ड हिज प्रपोजल। तो बिल्कुल यही वक्त था और बिल्कुल यही जगह थी जब जो पोइट की जो बिलाउड है उसने इसके प्रपोजल को आंसर करा था, उसने हाँ किया था इसे। देयर दे मेड द प्रॉमिस एंड फैशन्ड अ ड्रीम। तो इसी जगह पे इन्होंने 10 साल पहले प्रॉमिस किया था, वादा किया था एक दूसरे से, और दोनों ने ख्वाब देखे थे साथ में। बट नाउ when all the things in nature are same his blood is in grave। बट अभी क्या हुआ है इसके साथ कि जो नेचर में जो सारी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल सेम है, रिवर बैंक पे जो सारी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल सेम है, बट इसकी जो ब्लाउड है वो अब कवर में है, वो मर चुकी है। द पोएट स्टिल रिमेंबर्स हर। जो पोएट है उसे स्टिल जो अपनी बिलाउड है वो उसे याद है। द प्रॉमिस, उसे वो जो वादा है वो उसे याद है। द टाइम, जो वो वक्त था उस टाइम पे तो वो सारा उसे याद है। इज मीटिंग बाय द रिवर साइड विद हर। तो जो उसका मिलना था इसी रिवर बैंक पे तो वो भी उसे बिल्कुल याद है। पोएट नोज नाउ दैट हर बिलाउड वोंट लिसन हिम, शी हैज़ गॉन परमानेंटली। तो जो पोएट है उसे ये चीज़ पता है कि मेरी जो बिलाउड है वो मुझे अब नहीं सुन सकती, वो हमेशा के लिए चली गई है। नो अकेशा सेंटेड ब्रीज एनिमेट्स द ग्रेव। तो यहाँ पे पोएम के एक्चुअल जो लाइंस हैं वो कोट की गई है। नो अकेशा सेंटेड ब्रीज एनिमेट्स द ग्रेव, कि कोई भी जो अकेशा ट्री है उसकी जो सेंट है वो एक मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैं आगे जो पोएम है उसमें भी एक्सप्लेन करूँगा इसका मतलब क्या है। नथिंग कैन मेक हर अलाइव, कोई भी चीज़ अब उसे ज़िंदा नहीं कर सकती। ओनली द ग्रेव स्टोन्स वुड ग्रो ओल्ड, तो जो कबर पे जो पत्थर हैं बस वही अब बूढ़े होंगे, मतलब कि जो इसकी बिलाउड है वो अब उसकी अब एज भी नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है, ठीक है। एंड शी वोंट कम आउट ऑफ हर ग्रेव, तो वो अपनी कबर जो है वो उससे बाहर नहीं आ सकती। द ओनली थिंग दैट वुड कम आउट ऑफ हर ग्रेव और ब्लूम ऑफ लिलीज, तो अगर कोई चीज़ उसके कबर से बाहर आ सकती है तो वो बस जो फ्लावर्स होते हैं कबर पे तो वो बस वही वहाँ से आ सकते हैं, वही बाहर निकल सकते हैं। तो जो मेरी ब्लाउड है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। द मेमोरी ऑफ द स्वीट टाइम इज कंट्रास्टेड विद द एम्प्टीनेस ऑफ द प्रेजेंट। तो इस पोइम में जो मेमोरी है, जो यादें हैं पोइट की, क्योंकि 10 साल पहले इसके साथ मतलब इसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, इसकी ब्लाउड जो है वो इसके साथ थी। उन्होंने प्रॉमिस करे थे, उन्होंने साथ में ख्वाब देखे थे, ये मिलते थे इस रिवर बैंक पे। बट लास्ट में क्या होता है कि जो पोइट की बिलाउड है वो मर जाती है और जो पोइट है वो अकेला पड़ जाता है। तो जो स्वीट टाइम है पास में उसको कंट्रास्ट किया है, उसको मतलब डिफरेंशिएट किया है जो प्रेजेंट में इसकी एम्प्टीनेस है उसके साथ, जो प्रेजेंट में इसका खालीपन है उसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारी पोएम की जो समरी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो समरी डिस्कस करने के बाद अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और अब बहुत ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझना। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years unmindful steps took me again to the same river bank। तो 10 साल बाद भी मेरे जो कदम है वो बेख्याली में मुझे उसी सेम जगह पे ले गए, उसी सेम रिवर बैंक पे, उसी दरिया के किनारे ले गए। 10 years back the rivulet seems as deep। तो 10 साल पहले भी ये जो नदी थी ये स्टिल इतनी डीप थी। An occasional chirp from the chinar above broke the silence the same way like a fish jumping up from the quiet waters। तो कभी कभी क्या होता था, तो जो चिनार ट्री है इस पे जो बर्ड्स थे वो आवाज़ें निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जो चुप्पी है, जो खामोशी है वो ख़त्म हो रही थी। और सेम वे में ख़त्म हो रही थी जैसे एक मछली जो है वो शांत पानी में छलांग मारती है तो उसकी वजह से भी जो साइलेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब सेम वे में हो रही थी, जैसे 10 साल पहले हो रही थी तो आज भी हो रही थी।
द सेम एकेशिया सेंटेड अ ब्रीज कैरीड द मेलोड वाइनस स्टिंग। तो एकेशिया ट्री मैंने बताया था कौन सा ट्री होता है, तो उससे आने वाली जो हल्की ब्रीज थी, आने वाली जो हल्की हवा थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी। मेलोड का मतलब होता है प्लेजेंट, वाइनस स्टिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शार्प स्मेल होना। ठीक है, तो जो एकेशिया ट्री से जो आने वाली हल्की ब्रीज थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी, खुशगवार थी, और मतलब उसकी स्मेल बहुत तेज़ थी। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग, जो स्काई था दैट वाज लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग। वाइल्ड स्प्रिंग का मतलब होता है वाइल्ड स्प्रिंग, जो जंगल में चश्मा होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो यहाँ पे जो पोएट है सिमिली का यूज़ करके बताया है कि जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा प्योर था। ठीक है, एंड मून लाइक अ मोमेड, तो जो चांद था दैट वाज लाइक अ मोमेड। मोमेड का मतलब होता है जलपरी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि जो मून थी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अनमाइंडफुल स्टेप्स टुक मी अगेन टू द सेम रिवर बैंक, तो बेख्याली में मेरे जो कदम हैं वो मुझे सेम उसी रिवर बैंक पे ले गए। सडनली द वेंडरिंग हार्ट फाउंड ट्रेसेस एंड द आइस लिट अप, तो अचानक से जो पोएट का जो दिल था, जो आवारा था, तो वो उसे सही डायरेक्शन मिल गई। एंड द आइस लिट अप का मतलब होता है ड्रंकड। तो जो पोएट की जो आंखें थी तो वो नशे में थी, और जब एक इंसान नशे में होता है तो उसे कुछ भी दिखाई देने लगता है, वो कुछ भी इमेजिन करने लगता है। अब जो पोएट है वो क्या इमेजिन करने लगता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। येस, फ्रॉम द सेम पॉच शी हैड कम डाउन डोनट इन यूथ। पॉच का मतलब होता है कश्मीरी में ब्रांद, जो कि घर की एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे कहता है कि जो उसकी ब्लाउड थी तो वो बिल्कुल जो उसकी घर की एंट्रेंस थी तो वो सेम एंट्रेंस से आई थी, और वो बहुत मतलब जवानी में थी। येस, फ्रॉम द सेम स्ट्रीट शी हैड अपीयर्ड सडनली बीटिंग द पॉट विद हर हैंड हैंड्स। तो जो पोएट है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसी सेम गली से वो आई थी, और वो बिल्कुल अचानक से आई थी। उसके हाथ में मटका था, उस मटके को वो पीट रही थी, उस मटके को मार रही थी विद हर हैंड्स, और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, और उन्हीं मेहंदी वाले हाथों से वो जो इसके हाथ में जो मटका था उसे पीट रही थी। येस, हर फ्लावरी फीट हैड कैरेस्ड द सेम पैच ऑफ ग्रास। तो जो पोएट है वो कहता है कि उसके जो फ्लावरी फीट मतलब कि जो ब्यूटीफुल फीट थे उसकी ब्लाउड के, तो उन्होंने जो ग्रास हैं उसको टच किया होगा। येस, दीज वेरी स्टेप्स हैड किस्ड एंड केप्ट काउंट ऑफ हर स्टेप्स। तो फिर आगे कहता है कि दीज वेरी स्टेप्स, तो जब रिवर बैंक पे मतलब स्टेप्स होती है, क्योंकि नीचे पानी होता है, जो रिवर बैंक है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, तो जिसकी वजह से उस पे स्टेप्स होते हैं। तो वो जब इसकी ब्लाउड जब स्टेप्स से नीचे आ रही थी, तो मतलब स्टेयर से नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो उन सीढ़ियों ने उसके जो पैर हैं उनको चूमा होगा, और साथ ही साथ उन्होंने उसकी जो कदम है उनकी भी गिनती रखी होगी। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है इस लाइन में, दीज वेरी स्टेयर्स हैड किस्ड एंड केप्ट काउंट ऑफ हर स्टेप्स। Yes, it was here fetching water that she answered my glance. Here, at the same hour, she gave her word and fashioned a dream. Yes, it was here. तो जो पोएट है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल यहीं पे फैचिंग वाटर, जब वो पानी ला रही थी, दैट शी आंसर्ड माई ग्लांस, तो जो उसकी ब्लाउड थी उसने इसे आंसर करा था। ठीक है, यार एट द सेम आर, तो बिल्कुल इसी सेम टाइम पे इसी सेम जगह पे शी गेव हर वर्ड, तो उसने इसे मतलब इसके साथ प्रॉमिस करा था, और साथ ही में इन्होंने मतलब ख्वाब देखे थे, साथ साथ इन्होंने ख्वाब देखे थे। 10 years and that a moment has kept coming on drunken steps, तो 10 साल बाद भी वो जो लम्हे हैं जो मैंने गुजारे थे, वो जब भी मुझे याद आते हैं तो मेरे जो कदम हैं जैसे नशे में होते हैं। जब ये नशे में होते हैं तो इनको पता ही नहीं रहता कि कब ये फिर इस रिवर बैंक पे चले जाते हैं, कब ये फिर इस दरिया के किनारे चले जाते हैं जहाँ पे मैंने ब्लाउड के साथ प्रोमिस करे थे। 10 years एंड द रिवलेट टुडे सीम्स एज डीप, तो 10 साल बाद भी ये जो नदी है ये स्टिल इतनी डीप है। 10 years एंड दिस चिनार स्टिल स्वीटनेस ड्रीम्स, तो 10 साल हो गए, 10 साल गुजर गए, और ये जो चिनार है इसके नीचे आज भी जो लवर्स हैं वो एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं। 10 years एंड हर मेमोरी स्टिल इवेट्स दैट इटर्नल प्रॉमिस, तो 10 साल बाद भी मुझे सारी वो चीज़ें याद हैं, वो जो प्रोमिस थे जो कभी ख़त्म नहीं होगा वो भी मुझे याद हैं। दैट मीटिंग बाय द रिवर साइड, तो जो मेरी मुलाकात थी मेरी महबूबा के साथ इसी रिवर साइड पे, तो वो भी मुझे याद है। आई वुड शाउट बाय हर ग्रेव बट शी वोंट हेयर,
तो जो पोएट है वो बताता है कि मैं यहाँ पे चीखता, उसे पुकारता, बट वो मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी क्योंकि वो कब्र में है। नो अकेशिया सेंटेड ब्रीज एनिमेट्स द ग्रेव। नो अकेशिया सेंटेड ब्रीज एनिमेट्स द ग्रेव। तो अकेशिया ट्री मैंने बताया था कौन सा ट्री होता है। तो पोएट जो है यहाँ पे कहता है कि जो अकेशिया ट्री है उसकी जो हल्की हवा है वो एक मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकती। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है कि जो अकेशिया ट्री है वो यहाँ पे सिम्बलाइज करता है स्प्रिंग को, क्योंकि हमें पता है जो ये पोएम की सेटिंग है ये कश्मीर में है, और कश्मीर में विंटर होता है, और विंटर में हर किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि जो हर कोई चीज़ है वो लाइफलेस है, किसी भी चीज़ में जान नहीं है। बट जैसे ही फिर जब स्प्रिंग आता है तो हर किसी चीज़ में जान आ जाती है। तो जो एकेशिया ट्री है यहाँ पे सिंबलाइज करता है स्प्रिंग को, स्प्रिंग में हर किसी चीज़ में जान आ जाती है। बट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि हाँ, स्प्रिंग में हर किसी चीज़ में जान तो आ सकती है, बट मेरी जो ब्लाउड है उसमें जान नहीं आ सकती। उसको ये एकेशिया ट्री, उसको ये स्प्रिंग ज़िंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बार चली गई है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। हियर द ग्रेव स्टोन्स ओनली ग्रो ओल्ड। तो जो ग्रेव स्टोन्स हैं, जो कब्र पे जो पत्थर होते हैं, बस वही अब ग्रो होंगे। मेरी जो ब्लाउड है बस वो अब ग्रो नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी हैं। एंड न्यू लिलीज बॉम ब्लूम। और मतलब जो एक कब्र है, इस पे जो फ्लावर्स हैं, जो लिली फ्लावर हैं, बस वही अब मतलब ऊपर आएंगे, और जो इसकी ब्लाउड है वो अब ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि वो मर चुकी है। तो इसके साथ ही जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। लास्ट में देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में कौन से यूज़ हुए हैं। तो सिमिली यूज़ हुआ है, तो मैंने एग्जाम्पल भी उठाई है सीधा जो पोएम है तो वहाँ से। स्काई लाइक अ वाइल्ड स्प्रिंग, तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है क्योंकि लाइक यहाँ पे यूज़ हुआ है। मून लाइक अ मर्मेड, an occasional chirp from the chinar above broke the silence the same way like। तो यहाँ पे like का यूज़ हुआ है, like a fish jumping up from the quiet waters। तो कंपैरिजन में जब हम as और like का यूज़ करते हैं तो उसे सिमिली कहते हैं, और जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसे मेटाफर कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंसान की क्वालिटीज़ देना जो कि इंसान ना हो, ठीक है। मतलब किसी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसे जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ दे देना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने उठाई है। दीज वेरी स्टेयर्स हैड किस्ड एंड केप्ट काउंट ऑफ हर स्टेप्स। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होंगे। तो जो पोएट है वो अपने ब्लाउड के बारे में बताता है कि जो स्टेप्स हैं उन्होंने किस किया होगा, इसके जो कदम हैं उनको। तो जो किस है वो एक इंसान ही कर सकता है, एंड जो काउंटिंग है वो भी एक इंसान कर सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है स्टेयर्स को, ठीक है। हियर द ग्रेव स्टोन्स ओनली ग्रो ओल्ड। जो ग्रेव स्टोन्स हैं, जो कब्र पे जो पत्थर होते हैं, बस वही ओल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बस वही बूढ़े हो रहे हैं। तो वो बूढ़े तो नहीं हो सकते। यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। रेफ्रेन, रेफ्रेन जो है वो पोएटिक डिवाइस है जिसका कि ये मतलब है रेपिटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन वर्ड्स पे जोर देना, ठीक है। Use of refrain 10 years brings a shift from the early happy part to the later saddest one, that in turn brings out a striking contrast between present and past। तो लास्ट का जो स्टेंजा है उसमें रेफरेन यूज़ हुआ है, ठीक है। 10 years जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं, और वो क्यों रिपीट हुए हैं, वो मतलब एक शिफ्ट दिखाने के लिए कि जो पोइट था 10 साल पहले वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसकी जो ब्लाउड है वो उसके साथ थी, उन्होंने प्रोमिस करे थे, उनने साथ में ख्वाब देखे थे। बट अभी जो पोएट है वो बहुत सैड है, वो अकेला पड़ गया क्योंकि उसकी जो ब्लाउड है वो मर चुकी है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाता है कि मतलब डिफरेंस दिखाता है कि पास में जो पोएट है वो कैसे था, और जो प्रेजेंट में मतलब जो पोएट है उसकी कंडीशन अब कैसी है। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।